अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कोई कुछ पढ़ने नहीं जा रहे, कोई लेक्चर नहीं होगा, बल्कि आज की वीडियो इंटरव्यू के मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद एक बड़ा अहम मरहला होता है इंटरव्यू का। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मुकम्मल A to Z के इंटरव्यू जो है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इंटरव्यू के मार्क्स क्या होते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, आपने वहाँ क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं, ड्रेसिंग आपकी कैसी होनी चाहिए और इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन में एक कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो वीडियो की लेंथ जो है उम्मीद है कि ये मुतासर नहीं करेगी आपको, क्योंकि हम इसमें डिटेल के साथ इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में 5 दफ़ा इंटरव्यू दिया है और मेरा जो इंटरव्यूज़ थे वो लेक्चरशिप और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम के बाद ही थे। तो इन 5 इंटरव्यूज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन भी हुई 2 दफ़ा, एक दफ़ा एज आ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एक दफ़ा एज आ लेक्चरर। तो जो लोग, मेरा अपना भी चूँकि एक्सपीरियंस इसमें है इंटरव्यू देने का, और एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे शागिर्द जो इंटरव्यू देते रहते हैं, बहुत सारे दोस्त कोलीग्स जो इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहे या वो नाकाम रहे, उनके साथ डिस्कशन के बाद जो चीज़ें मेरी समझ में आईं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमें कैसे कैसे उसको तैयार करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इंशाल्लाह आज वो सारी चीज़ें हम इस इंटरव्यू में, इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ मैं आउटलाइंस डिस्कस कर लेता हूं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरव्यू का इम्पॉर्टेंस क्या है, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं, किसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, ड्रेस कोड आपका कैसा होना चाहिए, वहाँ बैठ के आपने क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है, और उसके साथ साथ जीके वगैरह जो है उसमें क्या चीज़ें, करंट अफेयर में क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू के ऊपर। जो टेस्ट होता है, ऑब्वियसली टेस्ट के अंदर किसी को तो ये नहीं पता कि ये किस बंदे का टेस्ट है, ठीक है, और उसने उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया है। जो असल मरहला है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी सिलेक्शन का, वो आपका इंटरव्यू है। यानी कि आपकी सिलेक्शन का जो दारोमदार है वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के ऊपर है कि आप उस इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए खुद को प्रूव करने की। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी जॉब के लिए 100 वैकेंसीज़ हैं तो 500 लोगों को वो कॉल करेंगे, ठीक है। अब उन 500 लोगों में से सेलेक्ट सिर्फ मैक्सिमम वो 100 को करेंगे। अब आपने उस 100 में कैसे आना है। सो इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर कहता हूं कि टेस्ट जो है ये एक छोटा सा मरहला है आपकी कामयाबी की तरफ। जो असल मरहला है, जो असल गोल है, या जो असल चीज़ है जिसको आपने अबूर करना है, वो है आपके इंटरव्यू का मरहला। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरव्यू को बहुत ही लाइट लेते हैं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते और अपनी सारी एनर्जीज जो हैं वो टेस्ट के ऊपर लगाते हैं। अब जब आपने टेस्ट दे दिया है या आपका टेस्ट पास हो गया है, तो आपने जितनी अपनी एनर्जीज टेस्ट के ऊपर खर्च की हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा एनर्जी, उससे 2-3 गुना ज़्यादा टाइम आपको देना है अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अब चलते हैं इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं। अब आपको पता है कि टेस्ट के जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट में ले लिए 80 मार्क्स, तो उस 80 का 50% कंसीडर होना है, यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट होगा उसमें 40 मार्क्स आपके लगेंगे टेस्ट के। और अगर आपने टेस्ट में 40 मार्क्स लिए हैं तो फाइनल मेरिट में वो नंबर कितने होंगे, 20 होंगे। यानी कि इंटरव्यू में टेस्ट में जितने भी नंबर आप लेते हैं उसका 50% आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड किया जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं? इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं। मेरी 5 दफ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इंटरव्यू दिया,
और उनमें 3 दफ़ा जिनमें मैं नाकाम रहा, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, उसमें वजह यही थी कि मेरे इंटरव्यू में, हालांकि मैं इंटरव्यू पास कर लिया था मैंने, लेकिन मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम थे। इंटरव्यू पास करने के लिए आपको कम से कम 50% नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, 50 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप 50 से कम नंबर लेंगे तो आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा, ठीक है जी, आपका जो चांस है वो ज़ाया हो जाएगा। और फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करना और चीज़ है, फिर सिलेक्शन के लिए मेरिट में आना और चीज़ है। यानी कि इंटरव्यू को पास या क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50 नंबर आपको चाहिए, और फाइनल मेरिट में आने के लिए जाहिर बात है कि वो डिपेंड करेगा कि आपने इंटरव्यू में कितने नंबर लिए हैं। जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे, 70+ मार्क्स, जितने ज़्यादा आपके इससे ऊपर मार्क्स होंगे उतना ही आपका ज़्यादा चांस होगा सिलेक्शन का। इसमें सम टाइम जो है बच्चों के दिन में एक बात आ जाती है कि जी मेरे जो मार्क्स हैं, एकेडमिक मार्क्स, वो बहुत कम है, मेरी सेकंड डिवीज़न है, मेरी जो है ना वो मार्क्स को बहुत अच्छे नहीं है। इस तरह तो मेरी भी एफएससी में सेकंड डिवीज़न है और बीएससी में क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन एमएससी में, एमफिल में अच्छे मार्क्स हैं, तो एमफिल को तो अब वो कंसीडर ही नहीं करते। तो मैट्रिक और एमएससी में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, एफएससी बीएससी में अच्छे मार्क्स नहीं हैं। इंटरव्यू की खूबसूरती ये है कि इंटरव्यू लेने वाले लोग जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके नॉलेज को एनालाइज करते हैं, और इस चीज़ से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा इस जॉब के लिए काबिल है कि नहीं। सो आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके मेरिट को नहीं करते। सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके मेरिट को बनाती है, जो आपको कामयाब करवाती है, वो है इंटरव्यू के अंदर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस। इंटरव्यू के मार्क्स के बाद जो अगली बात बच्चे पूछते हैं वो ये है कि टेस्ट हमने दे दिया, अब हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखें, अगर आपने टेस्ट दिया है, और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आप तुक्के मत मारा करें। 100 के 100 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते होते, आप सारे ना अटैम्प्ट करके आया करें। जिनके बारे में आपको डाउट हो, रिस्क ना लिया करें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन ऐसे अंधाधुंध तुक्के ना मारें। तो अगर आप टेस्ट दे के आए हैं और आपको लगता है घर आकर जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपको डाउट था, आपने देखा, उनको वेरीफाई किया, अगर आपको लगता है कि वो आपके ठीक हैं, और आप यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जी मेरिट क्या रहेगा। अब देखें, ख़वातीन जो होती हैं इस दफ़ा उनकी सीट मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 20 के मुकाबले में 100+ हैं। तो जैसा टेस्ट था, जैसा बच्चों ने आकर बताया कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट था, एक अच्छा टेस्ट था, ना मुश्किल था ना आसान था, ठीक है। इस एतबार से देखा जाए तो ख़वातीन की जो सीट्स हैं, ख़वातीन का मेरिट पहले भी कम होता है। आपने 2022 के स्टार्ट में जो टेस्ट हुआ उसमें ख़वातीन का मेरिट 40 रहा था। इस तरह मुझे याद पड़ता है कि 2020 में जो टेस्ट हुआ था उसमें भी शायद 40 और 45 के दरमियान ही मेरिट रहा था। तो फिज़िक्स में ख़वातीन का जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, मर्दों के मुकाबले में। तो इस दफ़ा सीटें भी ज़्यादा हैं, इसलिए ख़वातीन का मेरिट जो है, अब सीटें जितनी ज़्यादा होंगी मेरिट कम होगा, और सीटें जितनी कम होंगी मेरिट उतना ही ज़्यादा होगा। अब जो मेल्स हैं उनका सीटें चूँकि कम है, इसलिए उनका मेरिट ज़्यादा रहने का चांस है। लेकिन फिर वही बात की तरफ आते हैं कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, ये किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे ज़माने में तो ये होता था कि टेस्ट देने के बाद कोई 3 to 5 वीक्स के दरमियान रिज़ल्ट आ जाता था, और रिज़ल्ट आने के बाद भी 2 से 3 वीक्स जो है वो मिल जाते थे। तो इस तरह मिला के कोई 6 to 8 वीक्स टोटल मिल जाते थे इंटरव्यू की तैयारी के लिए। लेकिन अब थोड़ा जो सिस्टम है वो तेज़ हो गया है। अब ऐसा होता है कि टेस्ट के विदिन 2 या 3 वीक्स मैक्सिमम रिज़ल्ट आ जाता है, और जो ही रिज़ल्ट आता है उसी फ़ौरन ही विदिन 1 वीक जो है वो इंटरव्यूज शुरू हो जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपके पास 1 मंथ है। देखें, टेस्ट के रिज़ल्ट का मैं सोचता हूँ, जो मेरा ख्याल ये है कि टेस्ट के रिज़ल्ट का इंतज़ार किए बगैर आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें कि खुदा न खास्ता आपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी और अल्लाह ना करे ऐसा हो कि रिज़ल्ट आए और आप उसमें पास ना हो, तो आपने जो 15 दिन, 2 वीक्स या 3 वीक्स गुजारे हैं वो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। आपने अपना सब्जेक्ट ही पढ़ा है ना, आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है ना, कुछ लर्न नहीं किया, आपने कुछ गेन नहीं किया है, लिहाजा वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा।
लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठे रहे कि पता नहीं मेरा टेस्ट पास होता है कि नहीं होता, जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी शुरू करूँगा, और अल्लाह के फजल से अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आप पास कर जाते हैं, उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और आपने तैयारी नहीं की थी, अब आपके पास 2-4 दिन सिर्फ बचे हैं तैयारी के लिए, तो आपको ये रिग्रेट कभी नहीं जाएगा, ये पछतावा कभी नहीं जाएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे कि काश मैंने वो 2 वीक्स जो है वो पढ़ लिया होता। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ा बहुत कहीं डाउट भी है, तो फिर भी आप अल्लाह का नाम लें और इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। ये तो बात हो गई कि किसको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए और किसको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ड्रेस कोड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप एक प्रोफेशनल जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, ये एक जॉब इंटरव्यू है। आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी शादी के फंक्शन में नहीं जा रहे, इसलिए कोशिश करें कि चमकीले भड़कीले लिबासों से बचें, ठीक है। आपका लिबास जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये अगर मैं पैंट शर्ट के अंदर ख़ुद को कंफर्टेबल समझता हूँ, तो इस लिबास को मुकम्मल आप कैसे कर सकते हैं? मौसम के एतबार से अगर गर्मी है तो आप टाई ज़रूर लगा के जाएं, और अगर अच्छा मौसम है तो फिर आप ड्रेस कंप्लीट करें और नीचे शूज़ पहने, और शूज़ को पॉलिश होना चाहिए और ऐसे शूज़ हों कि मतलब जो इसके साथ सूट करें, ठीक है। कलर्स का इंतखाब जो है कोशिश करें कि सिंपल कलर्स का, जैसे ये देखें एक सिंपल कलर, सिंपल लाइट कलर्स का इंतखाब करें। कोई बहुत ज़्यादा डार्क और चमकीले जो कलर्स हैं उनसे बचें। प्रॉपर शेव बना के जाएं, और अगर आप देखें, लिबास वो सिलेक्ट करें जो सिंपल हो, साफ़ सुथरा हो, प्रॉपर इस्त्री किया हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। मसलन मैं अगर ये टाई में कंफर्टेबल नहीं हूँ या पैंट शर्ट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप शलवार कमीज़ पहन जाएं, किसने आपसे मना किया? लेकिन जो शलवार कमीज़ पहन के जाएं उसके साथ वेस्ट कोट फिर पहन के जाएं, ये मुकम्मल लिबास है। और शूज़ जो पहने वो भी प्रॉपर पॉलिश किए हों, ठीक है। और फिर वही बात कि आपका वो लिबास चाहे सिंपल है लेकिन वो साफ़ सुथरा और प्रॉपर जो है वो इस्त्री किया होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो तेज़ जो फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, उससे भी बचें। अगर खुशबू लगाना ज़रूरी है तो माइल्ड सी खुशबू लगाएं कि वो आप तक ही महदूद रहे। ये ना हो कि अब जहाँ से गुज़रें तो वो जनाब सबको जो है वो आपकी तरफ जो है वो कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो। और इसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह से भी बचें, जितना कोशिश करें, क्योंकि आप जितना खुद को कंफर्टेबल रखेंगे ना उतना ही आपके लिए आसान होगा। ये याद रखें, इंटरव्यू जो है ये सारी की सारा डिपेंड करता है कि आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत लाइक होते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो अपने नर्व्स के ऊपर वो काबू नहीं रख पाते, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और बहुत सिंपल चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सम टाइम तो ऐसा हो जाता है कि अब बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वैसे वो बहुत लाइक है, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आप उसे न्यूटन लॉ पूछेंगे तो वो भी भूल जाएगा, ठीक है। इसलिए अपनी जो कंफर्टेबिलिटी है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वही होना चाहिए, ठीक है। ड्रेस आपका सिंपल हो और प्रॉपर ड्रेस हो, ठीक है, और फॉर्मल ड्रेस हो, लगे कि आप इंटरव्यू। समटाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे ना वो टाई भी लगा लेते हैं, लेकिन टाई जनाब यहाँ से खुली हुई है, ये बटन भी खुला हुआ है, टाई भी खुली हुई है जनाब। नहीं, ऐसे नहीं। टाई जिस तरह प्रॉपर टाई लगानी चाहिए वैसे आप टाई लगा के जाएँ, ठीक है। ऐसे समटाइम कुछ लोग ऐसे खोल के उनकी टाई यहाँ तक आ रही होती है, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू में जा रहे हैं और वहाँ पर जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी ये काम किया, वो इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई तजर्बाकार है, ठीक है। आपके बोलने से, आपकी ड्रेसिंग से, आपके क्वेश्चन आंसर करने के स्टाइल से वो आपके कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगा लेंगे, आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेंगे, आपके नॉलेज का अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके सामने आनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि यार ये बंदा जो है ही इज़ फिट फॉर, ही और शी इज़ फिट फॉर द जॉब। अब ड्रेस के बाद जो नेक्स्ट है, ये चीज़ बहुत परेशानी का बायस बनती है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है? जब आप लोग इंटरव्यू टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, इंटरव्यू की स्लिप निकलती है, उस स्लिप के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं अपने साथ, और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने होते हैं। मैट्रिक से एमएससी तक
ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लेके जाने होते हैं। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है या थीसिस वगैरह है वो लेके जाना होता है, ठीक है, वो तो मतलब वो जो होता है वही होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिसके ऊपर आपके मार्क्स कैलकुलेट किए हों, जहाँ से आपके जो फाइनल रिज़ल्ट है उसकी परसेंटेज निकाली जा सके। ठीक है जी, रिज़ल्ट कार्ड है या वो डिग्री है, ठीक है, आईडी कार्ड जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू में चला गया और मैं एफएससी और मैट्रिक की फ़ोटोकॉपीज़ ले गया, अपना जो रिज़ल्ट कार्ड था ओरिजिनल ले गया। तो फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने कहा जी आप जाएँ दोबारा से ओरिजिनल लेके आएँ, 1 वीक बाद या 2 वीक्स बाद दोबारा आपका इंटरव्यू अरेंज करेंगे। फिर उन्होंने मुझे वो दोबारा मेरा इंटरव्यू अरेंज किया और मैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गया। तो अभी आपके पास टाइम है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम अपने कॉलेज में हर साल CTIs के इंटरव्यू लेते हैं, तो वहाँ से हमें ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली BS करके आते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, तो समटाइम यूनिवर्सिटी उन्हें फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जारी करने से पहले एक प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट जारी करती है, जिसके ऊपर शायद उनके कंट्रोलर या डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन की कोई स्टैंप या सिग्नेचर नहीं होते। आपने वहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसके ऊपर एक तो आपका फाइनल GPA वगैरह, आपके फाइनल मार्क्स हों, आपकी परसेंटेज वहाँ से निकाली जा सके, टोटल मार्क्स आपके दिए हों, और वहाँ पे जो भी रिज़ल्ट इशूइंग अथॉरिटी है आपकी यूनिवर्सिटी की, उसकी स्टैंप और साइन उसके ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए बाद में किसी ना किसी परेशानी का बायस बनती हैं। सो फिर ये चीज़ें कॉन्फिडेंस लूज़ करने का बायस भी बनती हैं। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो आपने अपने साथ लेकर जाने। ओरिजिनल फ़ी स्लिप वगैरह, जो फ़ी आपने पे की है, अगर स्लिप नहीं है तो कोई और प्रूफ, ठीक है, जो आपने ये साबित करे कि आपने फ़ी पे की है। उसके बाद जो है अब आपने ये चीज़ें पूरी कर ली, ड्रेस का भी हो गया, आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कर लिए, आप इंटरव्यू सेंटर में चले गए, वहाँ पे आपकी बारी पे आपको पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे सारे, ठीक है जी। उसके बाद आपको भेजेंगे वो इंटरव्यू के लिए। आपके कमरे में जाने से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो फ़ाइल है, वहाँ जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने वो पड़ी होगी, उसको वो देख रहे होंगे। सो आपका सारा जो एकेडमिक कैरियर है वो भी उनके सामने पड़ा होगा। आप जाएंगे, परमिशन लेंगे, जाके आप बैठ जाएंगे, ठीक है जी, उनको थैंक यू बोलें, बैठ जाएं। अच्छा, अब आपने वहाँ पर जब बैठना है तो अपने आप को रिलैक्स रखना है। रिलैक्स रखने से मुराद है कि आप इस तरह से बैठें, ठीक है, ऐसे। ये ना हो कि जनाब आप ऐसे जाके ऐसे लेट जाएं, या ऐसे करके बैठ जाएं, या ऐसे करके बैठ जाएं, ऐसे कर नहीं, मतलब ऐसे प्रॉपर जैसे बैठा जाता है, ठीक है। हल्की सी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे के ऊपर, और ये भी नहीं कि एवं फजूल ही हंसते रहें आप, ठीक है जी, और लगे आपकी बातों से कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अब शुरू हो गया है इंटरव्यू का मरहला। इंटरव्यू के मरहले में जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? वो है आपका इंट्रोडक्शन। देखिए, आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंट्रोडक्शन सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला आपका इंप्रेशन है इंटरव्यू लेने वाले लोगों के ऊपर, वो है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा है कि अगर आप उसको इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन कितने पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप जाते हैं, जाके बैठे हैं, ऑब्वियसली मैं, आप जितने भी एक्सपीरियंसड हैं, मुझे भी 10 साल पढ़ाने का तजर्बा है, आपको भी, ठीक है जी, आप बहुत एक्सपीरियंसड हैं, आप जनाब प्रोफेशनल स्पीकर चाहे क्यों नहीं है, लेकिन जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अल्टीमेटली कन्फ्यूजन आ जाती है, बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। मैंने 4 इंटरव्यू दिए, मैं 5वें इंटरव्यू के लिए गया तो भी मैं कन्फ्यूज़ था, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन ख़त्म कहाँ पे होती है? ठीक है, देखिए, आपको जब वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहते हैं कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये वो लम्हा होता है जहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हैं, ठीक है। और शुरू में, स्टार्ट में जो उस पैनल को लीड कर रहे होते हैं, ठीक है जी, वो आपको मौका दे रहे होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, आपके साथ वो आपको रिलैक्स कर रहे होते हैं। वो लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि जाते साथ ही आप पर सवालों की बुछाड़ नहीं कर देते, बल्कि आपको मौका देते हैं, आपको टाइम देते हैं कि आप थोड़े से रिलैक्स हों, क्योंकि उनको पता होता है इस चीज़ का कि ये बंदा कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आपसे सवालात का आगाज़ होता है। तो आपका इंट्रोडक्शन एक तो ज़रूरी भी होता है, और दूसरा आपको रिलैक्स करने के लिए एक आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए, खुद को ट्रैक पर लाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से होते हैं आपके। सबसे पहला,
अबाउट योर सेल्फ, मैं आई एम अदील अख्तर या माई नेम इज़ अदील अख्तर, ठीक है जी। ऐसे नहीं माई सेल्फ अदील अख्तर, ठीक है जी, या आई एम मिस्टर अदील अख्तर, नो नो, ठीक है। माई सेल्फ ऐसे नहीं, आई एम अदील अख्तर, पूरा नाम बताएं, या माई नेम इज़ अदील अख्तर और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये पहला हिस्सा है अबाउट योर सेल्फ। दूसरा हिस्सा है आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, आपने BS किस यूनिवर्सिटी से किया, और अगर यूनिवर्सिटी में आपने कोई डिस्टिंक्शन लिया, कोई आपने वहाँ पर कोई अवार्ड जीता है, कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया, वो भी ज़रूर बताएं। अपनी क्वालिटी ज़रूर बताएं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है जी। ऑब्वियसली आपके अंदर कोई ऐसी खूबी है जो दूसरों से मुमताज़ है, दूसरों से डिफरेंट है, तो वो ज़रूर शेयर करें कि जी मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं एथलीट हूँ, ठीक है जी, मैं ये हूँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला है मैंने, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर उनके साथ शेयर करें। तो पहला हिस्सा जो है इंटरव्यू का, इंट्रोडक्शन का, वो आपके मुतालिक है। दूसरा हिस्सा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुतालिक है, और तीसरा हिस्सा जो है वो आपकी क्वालिटीज़ और आपके एक्सपीरियंस के मुतालिक है। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आपने पहले किसी जिस तरह का भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके मुतालिक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, ये आपकी ड्यूटीज़ थी वहाँ पर, ठीक है, और ये आपको अवार्ड मिला आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, ये मेरे अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है वो 3 हिस्सों में आपने मुकम्मल करना है। ना तो इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी हो कि उनको कहना पड़े कि भाई बस करो, और ना इतना मुख्तसर हो कि वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। एक बैलेंस आपने इंटरव्यू करवाना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाना है, और 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करके आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। बेहतर है कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप कहीं पर मॉक इंटरव्यूज़ दें, ठीक है जी। अपने टीचर के पास चले जाएं, उन्हें कहें कि जी मेरा इंटरव्यू लें, वहाँ पर आप जो है वो प्रैक्टिस करें कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। कोशिश करें कि अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवा दें। बाद में आपके सब्जेक्ट के मुतालिक जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट फिज़िक्स है, या आपका हो सकता है केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, तो बाद में क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो उर्दू में भी दिए जा सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश में या कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इंट्रोडक्शन कोशिश करें कि वो अंग्रेज़ी में ही करवाएं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन जो है, जैसे कि मैंने कहा कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत मुख्तसर भी नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आप से सम टाइम ये होता है कि जो पैनल को लीड कर रहे होते हैं वो आपसे आपके सब्जेक्ट के मुताल्लिक या वैसे इन जनरल जो है वो कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार आप थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी पब्लिक डीलिंग में गुजरती है, तो वो सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी होती है। तो सामने जो आपके बैठे होंगे वो उस पैनल को लीड कर रहे होंगे, साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, इधर जो है वो GK या सम टाइम साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो पर्सन भी हो सकते हैं। तो वेरी करता है पैनल टू पैनल, लेकिन जो पैनल को लीड कर रहे हैं, पैनल के चेयरमैन है, वो तो 100% ऑब्वियसली, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने आपसे सब्जेक्ट के मुतालिक क्वेश्चनिंग करनी है, वो तो ऑब्वियसली हर इंटरव्यू में ही होंगे। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला है, यहाँ पर आकर जो है वो कह लें कि आप में और दूसरों में फ़र्क होना है, वो है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अब मेरा सब्जेक्ट जो है वो फ़िज़िक्स है, आपका, मैं तो फ़िज़िक्स की एग्जांपल दूंगा, और आपका केमिस्ट्री है तो आप फिर केमिस्ट्री वालों से कुछ थोड़ा सा, लेकिन आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स नहीं भी है तो आपको समझ आ जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। देखिए, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आपने रटी रटाई बात नहीं वहाँ पर बोलनी, ठीक है, मतलब ऐसे फर तोतों की तरह आपने नहीं बोलना, ठीक है। आपने ये फ़र्क बताना है कि भाई इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में फ़र्क है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बैठे हैं, आपकी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए बैठे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन वो कहते हैं जी डिफाइन लेंस लॉ। अब हम एक तो इसकी रटी रटाई डेफिनेशन है जो कोई भी सुना सकता है कि जी लेंस लॉ इज़ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। नहीं, आपके बोलने का स्टाइल ये कि देखिए ये रटी रटाई डेफिनेशन है। अब अगर मुझसे वो ये पूछें कि डिफाइन लेंस लॉ तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, आपने बिल्कुल तहम्मुल से, बहुत ऊंची नहीं बहुत धीमे भी नहीं, बिल्कुल तहम्मुल से रिलैक्स होके आपने बताना है लेंस लॉ इज़ अबाउट द इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट
इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, चाहे उर्दू में थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर दें। लेंज लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने ये देखा लेंज लॉ के अंदर कि जब हमारा रॉड या हमारा जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो एक फोर्स उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। अब ज़रूरी है कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ताकि हमारा इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करता रहे। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारे इंड्यूस करंट के लिए एक एनर्जी का सोर्स है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये चीज़ देखें, मैं कोई फिज़िक्स का कोई चैम्पियन नहीं हूँ, ये चीज़ सेकेंड ईयर की बुक में लिखी हुई है, ठीक है। अब लेंज लॉ उन्होंने पूछा, एक सिंपल चीज़ आपसे पूछी, एक इस तरह का बंदा है जो उसने रेटिटरी डेफिनेशन सुनाई और कहा जी बस ओके, और दूसरे बंदे ने उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज दिया। अब थोड़े से टाइम में दिया, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये बताने में 1 मिनट लगा है और ये FSC की किताब में लिखा हुआ है। आपने क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है कि लगे कि यार बंदे के पास नॉलेज भी है, और जो चीज़ आप वहाँ पर बता रहे हैं ना, यू शुड बी क्लियर, आपको क्लियर उसके बारे में आइडिया, क्लियर उसके बारे में पता होना चाहिए। आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बेहतर है कि आप सॉरी कर लें। आप अगर वहाँ पर कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे, कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे, इधर उधर उलझाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो इतने तजर्बाकार हैं कि उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि यार ये बंदा हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसको ये इसका पता नहीं है। सो नहीं अगर नॉलेज, नहीं इन्फॉर्मेशन, तो क्लियर सॉरी कर दें। या सम टाइम उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया पार्टिकल फिज़िक्स से, तो मैंने पार्टिकल फिज़िक्स अपने मास्टर में नहीं पढ़ी, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर काइंडली आप मुझसे किसी और सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ लें, ये मेरा फील्ड नहीं है, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं हुआ, आप काइंडली स्विच कर लें। वो फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं कि अच्छा जी आप बता दें, तो मैं कहता हूँ जी मैं जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में अच्छा हूँ सर, मैं क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छा हूँ, आप मुझसे इसमें से क्वेश्चनिंग कर लें, ठीक है। सो ऐसे भी हो सकता है। सो बजाय कुछ घुमाने के स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। देखें, आप जितना सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलना, जितना सच बोलेंगे वो लोग आपकी फेस रीडिंग कर लेंगे। अगर आप घुमाने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, क्लियर रहें, कॉन्फिडेंट रहें, क्लियर रहें, सच बोलें, ठीक है, और उनसे तेज़ बनने की कोशिश ना करें। मतलब तहम्मुल के साथ हर चीज़ का आंसर करें। जहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत पेश आए, आपको पेज और एक पेन भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी बात लफ्ज़ों से नहीं समझा पा रहे तो लिख के भी आप उनको दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया। और मेरा मशवरा ये है कि कोई ना कोई टॉपिक भी तैयार करके जाएं जिसमें आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि सम टाइम आपसे वो ये भी पूछ लेते हैं कि अच्छा आप ये टीचिंग की जॉब के लिए आए हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, हम आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ को देखना चाहते हैं, प्लीज़ बोर्ड पे जाएं और जाके एक टॉपिक जो है वो हमें पढ़ाएं, ठीक है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद थीसिस आपको लेके जाना चाहिए। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है ज़रूर लेके जाएं, और आपको पता भी होना चाहिए कि आपने काम क्या किया है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैंने 10 साल पहले रिसर्च की थी, मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ, मैं बड़े जनाब फ़ख्र के साथ, बड़े एतमाद के साथ ले गया, लेकिन मुझे खुद भूल गया कि मैंने काम क्या किया था। देखें, ये चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। उसको पढ़ के जाएं अच्छी तरह से। अगर वो आपसे कहें कि भाई हमें बताओ कि ये आपने क्या काम किया था, इसका हमें इंट्रोडक्शन दो और रिजल्ट्स के बारे में बताओ, तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए, इसलिए उसको तैयार करके जाएं। अगर आप थीसिस लेके जा रहे हैं, थीसिस लेके जाएं, ज़रूर लेके जाएं, ठीक है जी। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो आपके थीसिस को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन देख भी लेंगे। अगर वो आपके थीसिस को देखें, ठीक है, और ऐसा भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ऐसा भी होगा, हो सकता है कि आपने जिस फील्ड में रिसर्च की है उनका वो फील्ड नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो आपसे ये कह सकते हैं कि भाई हमें अपने काम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताओ, कोई रिजल्ट्स के बारे में बताओ कि आपने क्या किया एट द एंड, वो आपको बताना आना चाहिए। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जिस फील्ड में आपने रिसर्च किया, मतलब मैंने प्लाज्मा में रिसर्च किया, अब सामने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो भी प्लाज्मा के आ गए, अब वो मुझसे उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे, मैं पढ़ के नहीं गया, क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद जो बैठे हैं जीके के मुतल्लिक आपसे जो चेयरमैन बैठे हैं वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो दूसरे डिपार्टमेंट के वहाँ लोग बैठे होंगे वो भी आपसे जीके के बारे में पूछेंगे या कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो पता चले।
तो जीके में जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लाइक अपनी कंट्री के बारे में, जिस तरह हमारे कंट्रीज़ की जो की पोजीशन है इस वक्त, वहाँ पर कौन कौन बैठा है, गवर्नर्स कौन हैं, आईजी कौन हैं, ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर्स कौन हैं, ठीक है जी, इस तरह से क्रिकेट का कोच कौन है, आजकल करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है जी, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पिछला वर्ल्ड कप किसने जीता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में जो भी सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपकी जो राय है वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, आपकी जो पर्सनल राय है किसी भी चीज़ के मुतालिक वो हो सकती है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो आपकी राय जो है वो एक मतवाज़न राय होनी चाहिए, बायस्ड राय नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको अपने इंटरव्यू को तैयार करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और ये वीडियो जो है आपकी इंटरव्यू की तैयारी में हेल्प करेगी। अगर इस